गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर लेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने प्रश्न नंबर 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न हैं, उनके उत्तर बता दिए थे। इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए आज लेते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप में अंतर कीजिए। तो दो प्रकार के होते हैं, एक लक्षण प्रारूप होता है, एक जीन प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप का मतलब होता है कि किसी सजीव की बाह्य प्रतीति, यानी वह सजीव बाहर से देखने में कैसा दिखाई दे रहा है, वो उसका लक्षण प्रारूप होता है। जैसे कैपिटल टी हो, इनको भी हम लंबे ही कहेंगे, और कैपिटल टी स्मॉल टी हो, इनको भी हम लंबे ही कहेंगे। तो दोनों को बाहर से देखें तो दोनों प्रकार के पौधे होते हैं, लंबे ही दिखाई देते हैं, जबकि इनका जीन प्रारूप अलग अलग होता है। दूसरा है जीन प्रारूप, किसी सजीव की आनुवांशिक रचना है, वो जीन प्रारूप कहलाती है। जैसे कैपिटल टी है, इनको समयुग्मजी लंबे या शुद्ध लंबे कहेंगे, जबकि कैपिटल टी स्मॉल टी है, इन्हें अशुद्ध लंबे या विषमयुग्मजी लंबे कहेंगे। इस प्रकार जीन प्रारूप व लक्षण प्रारूप हैं, इन्हीं के अनुसार इनका अनुपात निकलता है। जैसे मान लो 3 पौधे हो, एक कैपिटल टी, एक लिया अपन ने कैपिटल टी स्मॉल टी, एक लिया स्मॉल टी, 3 हो गए। तो इनका जब लक्षण प्रारूप पूछा जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी बाहर से देखने पर ये लंबे प्राप्त होते हैं, तो 2 लंबे हो गए। फिर अनुपात स्मॉल टी ऐसे 1, तो 2:1 ये लक्षण प्रारूप हुआ। जबकि जीन प्रारूप में देखें तो आंतरिक संरचना तीनों की अलग अलग है। एक कैपिटल टी है, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी है, तीसरा स्मॉल टी। तो जीन प्रारूप हुआ 1:2:1। इस प्रकार आगे लेते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, द्विसंकर संकरण को समझाइए। तो द्विसंकर संकरण का मतलब द्वि यानी 2। जब 2 विपर्यासी लक्षण के 2 जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। यहाँ विपर्यासी लक्षण 2 होंगे, उनके 2 जनक रहेंगे, उनमें क्रॉस करवाया जाएगा, वो द्विसंकर संकरण कहलाएगा। द्विसंकर संकरण पर मेंडल का तृतीय नियम आधारित है, इसे स्वतंत्र अपव्ययन का नियम कहते हैं। तो यहाँ 2 विपर्यासी लक्षण के 2 जनक हैं, उनके मध्य क्रॉस करवाया जाएगा। तो इस नियम में क्या हुआ था, एक तो गोल व पीले यानी कैपिटल कैपिटल वाई, इनको समयुग्मजी गोल व समयुग्मजी पीले बीज वाले पौधे भी कह सकते हैं। इनका संकरण करवाया था स्मॉल वाई से, यानी समयुग्मजी झुर्रीदार व समयुग्मजी हरे बीज वाले पौधे। तब जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी, इस F1 पीढ़ी में अशुद्ध गोल व अशुद्ध पीले बीज प्राप्त हुए थे। इन दोनों में क्रॉस करवाएंगे तो F1 में अशुद्ध गोल व अशुद्ध पीले बीज वाले पौधे प्राप्त होंगे, जिनको लिखेंगे कैपिटल R कैपिटल वाई। फिर क्या हुआ था, इसी F1 पीढ़ी को स्वपरागित करवाते हैं अपन, तो F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, जिनमें गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार हरे, इस प्रकार ये प्राप्त होते हैं। इनका अनुपात 9:3:1 प्राप्त होता है। जैसे गोल व पीले ऐसे 3 हैं, गोल व पीले हैं वो 9 हैं, फिर गोल व हरे हैं 3 हैं, फिर झुर्रीदार व पीले 3 और झुर्रीदार व हरे 1। इस प्रकार यह है लक्षण अनुपात 9:3:1 का प्राप्त होता है। आगे लेते हैं प्रश्न नंबर 23। मेंडल की सफलता के कारण लिखिए। मेंडल हैं, उनके प्रयोग हैं वो सफल हुए थे। वैसे यूँ कहा जाता है कि मेंडल की सफलता इनके जीते जी नहीं मिल पाई, इनकी मृत्यु के लगभग 16 साल बाद इनको सफलता मिली थी। तो 3 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इनको सफलता दिलाई थी, ऑस्ट्रिया के वॉन शेरमॉक, हॉलैंड के हुंगो डी व्रीज और जर्मन के कार्ल कोरेंस।
इन्होंने ही मेंडल के नियमों की सन 1900 में पुनः खोज की थी। तो मेंडल की सफलता के क्या कारण थे देखते हैं। पहला है, मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। एक बार एक लक्षण है उसी का पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन किया, जैसे लंबापन है उसका विपर्यासी बोनापन है। इस प्रकार मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानीपूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया। जो F1, F2, F3 इस प्रकार जो पीढ़ियाँ निकलती हैं उनका विश्लेषण भी किया, लक्षण अनुपात, जीन अनुपात निकाल कर कि कौन सा पौधा लंबा बोना कैसा है। इस प्रकार मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव भी सावधानीपूर्वक किया। मेंडल ने किस पादप का चयन किया था? मटर के पादप का। इस संबंध में अगला प्रश्न आएगा, वो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना? पौधे तो और भी थे पर मटर के पौधे का ही चयन किया, क्योंकि कहते हैं मेंडल बहुत बुद्धिमान थे, तो सोच समझ कर ही मटर के पौधे का चयन किया। पहला कारण दिया है, एक वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। मटर का पादप है, यह एक वर्षीय होता है, अर्थात यूँ कहें हम कि यह अपने जीवन की समस्त क्रियाएं हैं, जैसे पौधे का उगना, फिर बड़ा होना, परागण, निषेचन, ये सब एक वर्ष में पूरी कर लेता है। तो एक वर्ष में एक पीढ़ी आ जाती है, तो कम ही वर्षों में अनेक पीढ़ियाँ आ जाती है। जबकि हम बहुवर्षीय पादप ले लें तो उनकी एक पीढ़ी आने में भी काफ़ी वर्ष लग जाते हैं। दूसरा है कि मटर का पुष्प है वह द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी होने के कारण इसमें स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजी पादप अथवा कह सकते हैं शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त करा सकते हैं। स्वपरागण में क्या होता है कि उसी पुष्प के परागकोश के परागकण हैं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर डाल दिए जाते हैं, तो इसे स्वपरागण कहते हैं। तो स्वपरागण से क्या होता है कि पुंकेसर और स्त्रीकेसर हैं एक ही पुष्प के होते हैं या एक ही पौधे के होते हैं। इस स्थिति में लक्षण उसी पादप की अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। अगला है, विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम पर परागण आसानी से कराया जा सकता है। एक नाम है विपुंसन, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। विपुंसन में पुष्प की कलिका अवस्था में ही उनके पुंकेसरों को चिमटी की सहायता से हटा दिया जाता है। तो विपुंसन करने पर चूँकि पुंकेसर चिमटी से हटा दिए जाते हैं तो वह पुष्प केवल मादा पुष्प ही बन जाता है, वहाँ केवल स्त्रीकेसर ही रह पाता है। ऐसे में जो परागकण है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं आ पाते हैं। और विपुंसन के पश्चात क्या करते हैं, वर्तिकाग्र को पॉलीथीन की सहायता से ढक दिया जाता है, जिससे अनचाहे परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं और इच्छित परागण कराया जा सकता है। अगला है, मटर के पौधे में विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक लक्षण होते हैं, जैसे पौधे की लंबाई है, लंबापन, बोनापन, बीज का आकार है गोल झुर्रीदार, बीज का रंग है हरा पीला आदि। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न लेते हैं, मेंडल का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। मेंडल का जन्म, मृत्यु वगैरह कब हुई, ये सब देखते हैं। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के एक कृषक परिवार में हेंजनडोर्फ प्रांत के सिलीसियन गांव में हुआ था। वैसे जो शहर का नाम पूछा जाए कि कौन से शहर में आता है, तो हम बोलेंगे ब्रुन शहर में आता है। मेंडल का जन्म कब हुआ? 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के एक कृषक परिवार में। राज्य का नाम हेंडेनजोर्फ है और गांव का नाम सिलीसियन है। स्कूली शिक्षा व दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के बाद ये 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर में पादरी बनकर रहते हैं और उसी ब्रुन शहर में जब ये पादरी बने तो इनको ग्रेगर की उपाधि मिली थी। ग्रेगर की उपाधि कब मिली? 1843 में। वियना विश्वविद्यालय में विज्ञान व गणित का अध्ययन करने के बाद फिर वहीं से आकर विज्ञान विषय के शिक्षक बन जाते हैं और 1856 से लेकर 1863 तक
चर्च के उद्यान में मटर के पौधों पर कार्य किया। मेंडल ने मटर के पौधे पर 1856 से 1863 तक कार्य किया था। 7 वर्ष लगे थे टोटल इनको। फिर 1865 में जो भी प्रयोग हुए थे, जो भी परिणाम प्राप्त हुए थे, उनको 1865 में ब्रुन शहर में एक पत्रिका निकलती थी उस समय, जिसका नाम है ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। उस पत्रिका के समक्ष इन्होंने शोध पत्र प्रस्तुत किया और इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर आनुवंशिकी के नियमों को बताया, जिनको आज हम मेंडलवाद कहते हैं। 1866 में इन प्रयोगों को सोसाइटी की वार्षिकी में पादप संकरण प्रयोग नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया। फिर 6 जनवरी 1884 को इनकी मृत्यु हुई थी और यूँ बताया जाता है कि मेंडल को वृक्कशोथ हो गया था, यानी इनकी किडनी जो है, गुर्दा है, उनमें सूजन आ गई थी, जिनके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर सन 1900 में जो 3 वैज्ञानिक, जैसे मैंने बताया था पहले भी कि हॉलैंड के हुंगो डी वरीज थे, जर्मनी के कार्ल कोरेंस थे और ऑस्ट्रिया के वॉन शेरमॉक वैज्ञानिक थे। तीनों एक दूसरे से अनभिज्ञ थे और इन्होंने स्वतंत्र रूप से रहकर मेंडल के नियमों की पुनः खोज की और तीनों का निष्कर्ष जब एक समान प्राप्त हुआ, तब इसका मतलब मेंडल के नियम अपने सही थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। मेंडल के प्रभाविता नियम को समझाइए। तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है, मैं मेरे शब्दों में बता देता हूँ, फिर इनके अनुसार भी अपन कर सकते हैं कि जब शुद्ध लंबे, जिनको कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, और शुद्ध बौने यानी स्मॉल टी, इन दो पादपों में जब संकरण करवाते हैं तो F1PD में जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी तथा जो लक्षण प्रकट नहीं होता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं तथा इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो F1PD में मेंडल के प्रभाविता के नियम में केवल लंबापन है वही प्रकट हो पाता है और बौनापन है वह प्रकट नहीं हो पाता। इस अनुसार भी हम याद कर सकते हैं कि जब शुद्ध दो गुणों यानी लंबे व बौने का संकरण होता है, कैपिटल टी यह शुद्ध लंबा है, इसका संकरण स्मॉल टी से करवाएंगे, यह शुद्ध बौना है। तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण यानी अशुद्ध लंबे पौधे हैं वही प्रकट हो पाते हैं और बौनेपन का लक्षण प्रकट नहीं हो पाता, इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27, देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, मेंडल के आनुवंशिकता नियमों का महत्व समझाइए। आनुवंशिकता के नियम है, आज जो अपन देखते हैं कि अनेक प्रकार के संकर बीजों का उत्पादन हो रहा है, रोग प्रतिरोधी बीज बनाए जा रहे हैं, वो मेंडल के नियमों से ही बनाए जा रहे हैं। देखते हैं किस प्रकार है। मेंडल के नियमों की सहायता से उन्नत व संकर प्रजातियों को उत्पन्न किया जा सकता है। आज जो उन्नत व संकर प्रजातियां आ रही हैं, मेंडल के नियमों को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। इन प्रजातियों में अधिक उत्पादन, अधिक अनुकूलन, अधिक रोधक क्षमता होती है, यानी उत्पादन अधिक होगा, उत्पादन क्षमता अधिक होगी और अनुकूलन अधिक होंगे, जिससे चाहे जैसे वातावरण में रह सकते हैं, और रोग प्रतिरोधी गुण पाए जाते हैं, जिससे इनमें कीट आसानी से नहीं लगते। प्रजनन विज्ञान में मेंडल के नियमों का बड़ा योगदान है। असाध्य रोगों की पहचान व उपचार करने में सहायक है। मेंडल के कार्यों से जो जैव तकनीक है, बायोटेक्निक और जैव अभियांत्रिकी, उनको भी बल मिला है। इससे क्या है, अनेक प्रकार के जैसे पादप बनाए गए हैं, फ्लेवर सेवर है, सुपर पोटैटो है, इस प्रकार के जैव प्रौद्योगिकी से बनाए गए हैं। एक और है सूजननिकी, याद रखना, इसमें मानव व अन्य, इस सूजननिकी में मानव का उत्तम गुणवत्ता का सुधार किया जा सकता है कि मानव में और अधिक जीन वांछित ला सके, वो सूजननिकी है। सूजननिकी में मानव एवं अन्य जीवों में जीवन स्तर, गुणवत्ता व श्रेष्ठ जन्मपाल संरक्षण को बढ़ावा देने में मेंडल के नियम उपयोगी है। सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे और क्या पता चलेगा कि कोई प्रभावी लक्षण कौन सा है, अप्रभावी लक्षण कौन सा है, उन्हीं के अनुसार हम अगली पीढ़ी में इनकी अभिव्यक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं। कहने का मतलब वांछित लक्षण संतान में ला सकते हैं। अब निबंधात्मक प्रश्न है, इनमें प्रश्न नंबर 28 देखते हैं।
मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। मेंडल का पृथक्करण नियम यानी यह मेंडल का दूसरा नियम है। हम एक बार अपन लेते हैं। देखो क्या हुआ था, पहले अपन ने पढ़ा था कि जब शुद्ध लंबे यानी कैपिटल टी और शुद्ध बोने स्मॉल टी इन जनकों में क्रॉस करवाया था तो F1PD में कैसे पौधे प्राप्त हुए थे? 4 पौधे बने थे यहाँ अशुद्ध लंबे। इन अशुद्ध लंबे पौधे का ही क्या करवाएंगे अपन? स्वयं परागण यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से ही करवाएंगे। तो फिर F2PD आएगी। F2PD में 4 प्रकार के पौधे होंगे। कौन से? 4 पौधे प्राप्त होंगे। कैपिटल टी, एक है कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। इस प्रकार 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। अब इनका लक्षण अनुपात निकालें। कैपिटल टी शुद्ध लंबा है और कैपिटल टी स्मॉल टी अशुद्ध लंबा है। तो अशुद्ध लंबे 2 आते हैं, एक शुद्ध बोना आता है। तो लक्षण अनुपात 3:1 और जीन अनुपात निकाले तो आएगा 1:2:1। यही पृथक्करण का नियम है। देख लेते हैं यहाँ भी। इस नियम के अनुसार जब 2 विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध नस्ल के एक ही जाति के 2 पौधों या जनकों में संकरण कराया जाता है तो उनकी F1PD में संकर पौधे प्राप्त होते हैं। यानी कैपिटल टी का स्मॉल टी से क्रॉस करवाया तो F1PD में कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे प्राप्त हुए अशुद्ध लंबे। फिर क्या किया था कि F1PD में कैपिटल टी स्मॉल टी जो पौधे प्राप्त हुए उन्हीं का स्वयं परागण करवा देते हैं। तो F2PD में 3 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं जिनका लक्षण अनुपात 3:1 व जीन अनुपात 1:2:1 आता है। आगे लेते हैं हम अगला प्रश्न। मेंडलवाद क्या है? प्रश्न नंबर 29 है, मेंडलवाद क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का विस्तार से वर्णन कीजिए। मेंडलवाद का मतलब है मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर जो भी प्रयोग किए गए उन प्रयोगों को सम्मिलित रूप से मेंडलवाद कहा जाता है। इन्होंने मेंडलवाद में कितने नियम आएंगे? टोटल 3 नियम आएंगे। प्रभाविता का, पृथक्करण का और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो यहाँ पर इसी में प्रश्न में पूछा है स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है यह द्विसंकर संकरण पर आधारित है। इसमें 2 विपर्यासी लक्षण के 2 जनकों में क्रॉस करवाया जाता है और F2PD तक आएगा इसमें। तो इसमें सबसे पहले 2 जनक लेते हैं। यहाँ देखो, एक तो है कैपिटल वाई कैपिटल आर। इसे क्या कहेंगे? शुद्ध पीले व शुद्ध गोल, और इनका संकरण करवाएंगे स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो इन्हें कहेंगे अपन शुद्ध हरे व शुद्ध झुर्रीदार। जब इनसे संकरण करवाते हैं, ध्यान से समझना, तो F1PD में सभी पौधे अशुद्ध पीले और अशुद्ध गोल प्राप्त होते हैं जिनको हम कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। और जब इन्हीं का हम स्वयं परागण करवा देंगे तो F2PD में 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं जिनको हम कहेंगे गोल व पीले, गोल व हरे, झुर्रीदार व पीले, झुर्रीदार व हरे। और इनका लक्षण अनुपात निकलता है 9:3:1। आप इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, जैसे 9:3:1। इनको यूँ लिख सकते हैं 93:31। फिर सबके हम अनुपात लगा देंगे तो प्राप्त हो जाएगा। फिर जीन अनुपात है, इनका निकालें तो वह 1:2:4:1:2:1:2:1 प्राप्त होता है। इस जीन अनुपात को भी याद करने का एक सीधा सा तरीका है कि आप लोग इन सबको जोड़कर बना सकते हो। जैसे 12:24, 12:12:1, 12 फिर उसका डबल कर दो 24, फिर दोबारा 12:12:1, इस प्रकार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि बीजों के रंग एवं आकृति की वंशागति PD एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते। यह लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो इसीलिए इसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम
कहते हैं। आगे लेते हैं प्रश्न नंबर 30। देखना, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को समझाइए। तो इस प्रश्न में हमें मेंडल के जो तीनों नियम हैं उनके उत्तर करने हैं। पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अपव्यवन का नियम वो करने हैं। प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम है यह एकल संकर संकरण पर आधारित होंगे और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम है यह द्विसंकर संकरण पर आधारित होगा। तो प्रभाविता के नियम में अपन को क्या करना है, ये प्रश्न पहले रिपीट हो चुका है कि शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने मटर के पौधों में क्रॉस करवाएंगे। शुद्ध लंबे यानी कैपिटल टी और शुद्ध बोने यानी स्मॉल टी, इनमें क्रॉस करवाएंगे तो F1PD में सभी पौधे अशुद्ध लंबे प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये तो प्रभाविता का नियम है, उसमें इतना ही दिखाना है हमें। परिभाषा कर सकते हैं, जब शुद्ध लंबे व शुद्ध बोने मटर के पौधों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो F1PD में जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी तथा जो लक्षण प्रकट नहीं होता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो इसमें F1PD में सभी पौधे अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। पृथक्करण के नियम में क्या है, आप प्रभाविता का नियम किया था उतना तो कर सकते हो, सेम टू सेम वही होगा। उसके आगे पृथक्करण के नियम में क्या करेंगे, जो F1PD में जो कैपिटल टी स्मॉल टी यानी अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं उन्हीं का स्वपरागण करा देते हैं अपन। कैपिटल टी स्मॉल टी का क्या करवाएंगे, स्वपरागण। तो दोनों जगह आ जाएगा यही, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी का कैपिटल टी स्मॉल टी इनसे क्रॉस हो जाएगा। तो अब आएगी F2PD। तो F2PD में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, इस प्रकार 4 संततियाँ प्राप्त होती है। जब इनका लक्षण अनुपात निकाले तो लंबे दिखाई देते हैं अपन को 3, कैपिटल टी स्मॉल टी, 3 लंबे और बोने स्मॉल टी 1। तो लक्षण अनुपात हुआ 3:1। और जीन अनुपात निकाले तो कैपिटल टी ऐसे केवल 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे 2 है और स्मॉल टी 1। जीन अनुपात प्राप्त हुआ 1:2:1। आगे लेते हैं तीसरा नियम, जो अभी भी मैंने बताया है वही है, दोबारा रिपीट हो रहा है कि इसमें स्वतंत्र अपव्यवन का नियम है। इसमें 2 विपर्यासी लक्षण के 2 जनकों में क्रॉस करवाते हैं तभी इसे ये द्विसंकर संकरण कहते हैं और द्विसंकर संकरण पर ही यह स्वतंत्र अपव्यवन का नियम है आधारित है। इसमें गोल संयुग्मजी गोल व संयुग्मजी पीले, तो 2 विपर्यासी लक्षण हैं, ऐसे 2 जनक लेते हैं। संयुग्मजी गोल व संयुग्मजी पीले जनक का संयुग्मजी झुर्रीदार व संयुग्मजी हरे बीज वाले पौधे के साथ क्रॉस करवाएंगे। यानी एक तो ये लेंगे और इसका क्रॉस करवा देंगे किससे, इससे। फिर F1PD में अशुद्ध गोल व अशुद्ध पीले बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं, ये दे रखे हैं जो। फिर F1PD में जो ये आए अशुद्ध गोल व अशुद्ध पीले बीज वाले, इन्हीं में स्वपरागण करवा देंगे जिससे F2PD में 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, गोल पीले, गोल व हरे, झुर्रीदार व पीले और झुर्रीदार व हरे, जिनका अनुपात आएगा 9:3:3:1। और यदि इनका जीन अनुपात निकाले जो चेकर बोर्ड बना के फिर निकलेगा ये, तो वो 1:2:4:1:2:1:2:1 है, या शॉर्ट में याद करो 12:24:12:1। तो ये थे प्रश्न। मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।